हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की इस मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं और एक नए अंदाज में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो यार फिलहाल में इससे पहले की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मुगल वंश की, या एक प्रकार से बोले तो मुगलिया सल्तनत, जो कि पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में सॉरी दिल्ली वाले क्षेत्र में क्या होता है कि ये सत्ता हमारी स्थापित होती है मुगलिया सल्तनत, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी बातों का जिक्र आपके साथ में किया था। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो बात कर रहे थे मुगल वंश के संदर्भ में या मुगल काल के संदर्भ में अपनी सारी बातों को हम आपके समक्ष पेश किया था इससे पहले की क्लास में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दूसरा जो हमारा एक प्रकार से बोले इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का दूसरा जो बादशाह होता है वो हमारा होता है हुमायूं। ठीक है, तो इससे पहले बाबर की मृत्यु हो चुकी है, तो आप लोग जहां भी होइएगा थोड़ा सा 2 मिनट का मौन धारण कर दीजिएगा क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करते हैं इसी में हम लोग क्या करेंगे कि हुमायूं के संदर्भ में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत में हम अध्ययन करेंगे हुमायूं के संदर्भ में। ये कौन था? ये था हमारा पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह था हमारा। ठीक है, और इसके पहले यार हम लोगों ने जिक्र किया था कि बाबर के पहले के जो भी हमारे पूर्वज थे उनके नाम के बाद में या नाम के पहले एक प्रकार से बोले तो बादशाह एक उपाधि थी, लेकिन बाबर के जो भी हमारे पूर्वज थे उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। बाबर ही एक पहला शासक था जिसने की बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में, वो भी काबुल और कंधार वाले क्षेत्र को जीतने के पश्चात में। और इसके जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, जिससे कि हमको इनके पिता के नाम से पता चलता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, मिर्जा उमर शेख या शेख उमर मिर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी हमारे शासक आएंगे या जितने भी हमारे सुल्तान आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि बादशाह घोषित करते हैं। ठीक है, यानी बादशाह के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा बादशाह शब्द है यह एक प्रकार की उपाधि है हमारी, जो कि इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत में केवल और केवल यही शब्द यूज होता है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हमारा एक उपाधि ज्यादातर शासकों ने धारण की थी, वहां पे वो लोग सुल्तान की उपाधि धारण करते थे और ये लोग बादशाह की उपाधि के साथ में पूरी की पूरी सत्ता या गद्दी को संभाल करके अपने शासन या प्रशासनिक व्यवस्था को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो जो भी सारी बातें होंगी आज के क्लास में हम आपके साथ में उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे, उन तमाम सारी बातों को आपके साथ में हम साझा करेंगे जो कि इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में इतिहासकारों ने बाकायदा एक चैप्टर बनाया था मुगल वंश के नाम का, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत के जितने भी हमारे शासक थे या बादशाह थे उनका जिक्र एक बेहतरीन अंदाज में करके या संकलन करके रख दिया हमेशा और हमेशा के लिए। ठीक है, तो इतिहास में जो भी सारी चीजें दर्ज हुई
वो हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो आज जो हमारा दूसरा बादशाह होगा वो कौन होगा? वो होगा हुमायूं। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं बाबर की, कि बाबर जो था हमारा क्या था कि ये मतलब एक प्रकार से बोले अपनी स्थायित्व सत्ता भारतीय क्षेत्र में एक प्रकार से बोले तो इसकी सत्ता जरूर स्थापित हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि यार ये जैसे ही भारतीय क्षेत्र के अंदरूनी वाले क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों को छोड़ करके जो भी भारतीय क्षेत्र थे अंदर वाला एरिया था, वहां पे इसने मुख्यतः अपने संपूर्ण जीवन के 4 युद्ध लड़े, जिसको हम लोग पहला अगर बोले तो पानीपत का युद्ध था, दूसरा अगर हम बोले तो खानवा का युद्ध था, तीसरा अगर हम बोले तो एक प्रकार से तीसरा जो युद्ध था वो खानवा के पश्चात में चंदेरी का युद्ध था, एंड लास्ट जो हमारा आता है वो घाघरा का युद्ध था। इसके पश्चात में 1529 के पश्चात में 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक बाकायदा रणनीति के तहत इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, उसी के पश्चात में 1530 में ही हमारा दूसरा बादशाह आता है, वो होता है हुमायूं। एक प्रकार से बोले तो इसके संदर्भ में हम काफी सारी बातों का जिक्र करेंगे, तो मजा मारते हैं थोड़ा सा या आनंद लेते हैं इस हुमायूं के संदर्भ में कि इसकी जीवनी हमारी क्या थी, या इतिहास में जो भी इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में बाकायदा वर्णन किया है वो किस प्रकार का वर्णन किया है, और इसका व्यक्तित्व या इसके पूरे जीवन का मर्म क्या था, या इसका पूरा जीवन किस प्रकार से गुजरता है, यानी तमाम सारी बातों का जिक्र करने वाला हूं मैं। तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में, और मजा लेते हैं थोड़ा सा हुमायूं के संदर्भ में। ठीक है, देखते हैं इसी में हुमायूं जो कि एक प्रकार से शासक बनता है, और शासक बनने के पश्चात में इसके पास में कई सारी चुनौतियां होती हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें तो इसमें हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे हुमायूं के संदर्भ में। अगर मैं जिक्र करूं तो इसके पूरे के पूरे जीवन काल को या जो भी सारी घटनाएं हुई उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में अगर हम इसको बांट देते हैं तो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी, जिससे कि हम और अधिक अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कर पाएंगे। किसके संदर्भ में? हुमायूं के संदर्भ में। और हम ऐसा हम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा इतिहासकारों ने करके रखा है। ठीक है, इतिहास इसी कारणवश मतलब रुचिकर हो जाता है थोड़ा सा, कि इतिहासकार भी जानते हैं यार कि थोड़ा सा इतिहास हमारा बोरिंग इस कारणवश हो जाता है क्योंकि इनमें भर भर के तारीखों का वर्णन है। इतिहास में अगर तारीखों का वर्णन ना होता या तारीखों में अगर किसी भी प्रकार की दुविधा या समस्या उत्पन्न हुई तो पूरी की पूरी घटना हमारी बदलने वाली है। ठीक है, तो इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी तारीखों का वर्णन। तारीख हमने याद रखनी है, घटनाएं खुद ब खुद हमारे माइंड में सेट हो जानी है। ठीक है, देखते हैं इसके में कि इसके पूरे के पूरे जीवन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला यानी 1530 में जब ये शासक बनता है, 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक क्या करता है, ये मतलब शासन करता है। उसके पश्चात में हमारा सूर्यवंश स्थापित हो जाता है। बीच में कुछ दिनों के लिए ये मुगलिया सल्तनत हमारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। या ये जो हमारा हुमायूं था ये थोड़ा सा बुद्धिजीवी भी था, और बुद्धिजीवी के साथ साथ में ये थोड़ा सा चूतिया किस्म का भी था। ठीक है, इसी कारणवश क्या होता है कि इसकी सत्ता बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। इसी कारणवश मुगलिया सल्तनत बीच में समाप्त हो जाती है, और बाद में जब ये पुनः अपनी सत्ता को दिल्ली वाले क्षेत्र में स्थापित करता है तो दूसरी बात हम करेंगे 1555 ईस्वी में, यानी 1555 ईस्वी में ये पुनः भारत आता है, और 1555 से 1556 ईस्वी के मध्य में ये हमारा कांड करता है जो भी करना होता है। फिलहाल में एक ही साल का समय होता है, और एक ही साल के लिए ये अंत में क्या करता है,
गद्दी पर बैठता है और मुगलिया सल्तनत पुनः हमारी स्थापित हो जाती है। इसके पश्चात में अकबर आते हैं जो कि इनका पुत्र होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी में शुरुआती दौर से। फिलहाल में ये तारीख याद रखिएगा कि पहला कार्यकाल इसका 10 वर्षों का होता है एंड दूसरा जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। फिलहाल में 1556 में जनवरी तक में इसकी मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंतराल में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग मृत्यु तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं तो इनका भी शोक डे मनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम जिक्र करते ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी में 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी के मध्य में जो भी सारी चीजें हुई पहले इसका अध्ययन करेंगे एंड उसके पश्चात में 55 और 56 का अध्ययन करेंगे। और इसके बीच का जो कार्यकाल होता है थोड़ा सा जिक्र करूंगा मैं, जो कि हुमायूं के संदर्भ में थोड़ी सी घटनाएं हमारी इस सूर्यवंश के संदर्भ में हो जाती हैं। बाकी इसके पश्चात में जब सूर्यवंश का अध्ययन करेंगे तो वहां पे एकदम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इस बीच में हमारी कौन कौन सी घटनाएं घटित होकर के रहती हैं इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें स्टार्ट करते हैं हुमायूं के संदर्भ में। सर्वप्रथम इसमें जो हम जिक्र करने वाले हैं हुमायूं के संदर्भ में वो जिक्र करेंगे कि जैसे ही ये शासक बनता है, फिलहाल में शासक बनने से पहले थोड़ा सा इसका जीवन परिचय जान लेते हैं कि ये कौन था, कहां से आया था, इसके मम्मी पापा कौन थे, तो थोड़ा सा बात करते हैं इन्हीं के संदर्भ में। ठीक है, तो हुमायूं जो था ये हमारे बाबर का पुत्र था, ये याद रखिएगा। कौन था ये बाबर का पुत्र था और ये सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के पश्चात में ये हमारा इसका पुत्र था जो कि सबसे बड़ा पुत्र था। और यार याद रखिएगा कि बाबर जो था उसने कई शादियां करके रखी थी। पहले के वैसे भी राजा और महाराजा रंगीन मिजाज के थे, काफी सारा सिस्टम, काफी सारा माहौल गर्म करते थे। इसी कारणवश क्या होता है कि बाबर ने भी कई सारी शादियां करके रखी थी, जिसमें से इसमें हमारा एक ये जो पुत्र होता है, ये एक प्रकार से बोले हुमायूं, इसके हमारे 3 भाई होते हैं और एक बहन होती है। या एक प्रकार से बोले तो बाबर के हमारे कितने पुत्र थे, वो 4 पुत्र थे और एक हमारी पुत्री थी। देखते हैं इसी में सबसे बड़ा पुत्र जो था उसको हम लोग हुमायूं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुमायूं के नाम से जानते हैं। दूसरा, हुमायूं के पश्चात में हमारा कौन था? पहला कौन था? हुमायूं। एंड दूसरा कौन था? कामरान नाम था। इस बंदे का क्या नाम था? कामरान था। एंड कामरान के पश्चात में जो तीसरा आता है उसको हम लोग अस्करी के नाम से जानते हैं। अस्करी के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट जो सबसे छोटा पुत्र था उसको हम लोग इंदाल के नाम से जानते हैं। इंदाल के नाम से जानते हैं। ये क्या थे? ये हमारे बाबर के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी एक पुत्री भी थी, तो उसका भी जिक्र थोड़ा सा हम करते हैं, जिसको हम लोग गुलबदन बानो बेगम के नाम से जानते हैं। तो इनकी पुत्री का भी नाम याद रखिएगा कि इसकी एक पुत्री भी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलबदन बानो बेगम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे एक प्रकार से बोले 4 से 5 हमारे उसकी संतानें थी, जिसमें से हुमायूं सबसे बड़ा था, कामरान उससे छोटा था एंड अस्करी उससे छोटा था एंड सबसे लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट था बाबर का वो था हमारा इंदाल। एंड उसके पश्चात में उसकी एक बहन थी जिसको हम लोग गुलबदन बानो बेगम के नाम से जानते हैं। इससे पहले गुलबदन बानो बेगम का जिक्र मैं इससे पहले की क्लास में कर चुका हूं। ये वही गुलबदन बानो बेगम है जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है, जिसमें बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हुमायूं के जीवन का पूरा मार्मिक जीवन दिखाया गया है या दर्शाया गया है, या हुमायूं के संदर्भ में जानकारी हमारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है? याद रखनी है। इसके पश्चात में अगर और जिक्र करें तो हुमायूं ये सबसे बड़ा पुत्र होता है और हुमायूं के पापा का नाम हम लोग जान ही चुके हैं कि इनके पिता का नाम क्या था? वो बाबर था और इनकी माता का नाम क्या था?
इनकी माता का नाम था हमारा माहम बेगम के नाम से जानते हैं। माहम बेगम के नाम से जानते हैं, इनकी माता थी। और मैंने पहले ही बोला ये माहम बेगम ये हुमायूं की माँ थी, ठीक है। लेकिन कामरान और अस्करी इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कई सारी शादियां करके रखी थी उसने। किसने? बाबर ने, ठीक है। तो इन दोनों की माता का क्या नाम था? गुलरुख बेगम के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखना है, गुलरुख बेगम के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये जो इंदाल था ये दूसरी पत्नी का पुत्र था, यानी एक प्रकार से बोले तो इंदाल की मां का जो नाम था वो दिलदार बेगम नाम था। इसको भी हमने याद रखना है, दिलदार बेगम के नाम से जानते हैं। यार काफी ज्यादा रंगीन था काफी ज्यादा रंगीन था क्योंकि काफी सारी शादियां करके रखी थी। तो इसी कारणवश इसके जो पुत्र थे या पुत्री थी वो काफी सारी पैदा किया इसने। और इसमें यार देखते हैं हम लोग हुमायूं के संदर्भ में ज्यादा जिक्र मिलता है। कामरान अस्करी और इंदाल गुलबदन बानो बेगम ये उतना इतिहास में हमारे मतलब महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इस कारणवश इतिहासकारों ने इनको ज्यादा तवज्जो ना दे करके ज्यादा तवज्जो किसको दी? वो दिया हुमायूं के संदर्भ में, ठीक है। तो जो भी हम सारी बातें करेंगे इस क्लास में या इस क्लास के बाद में या मुगलिया सल्तनत में, वो केवल और केवल जिक्र करेंगे हम किसके संदर्भ में? हुमायूं के संदर्भ में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। इसका फिलहाल में जन्म भी याद रखिएगा, जन्म की डेट भी याद रखिएगा कि 1508 में इसका जन्म होता है। 6 मार्च 1508 ईस्वी ये वो तारीख है जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में क्या, मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। हुमायूं का जो जन्म होता है वो कब होता है? तो वो होता है 6 मार्च 1508 ईस्वी में क्या होता है? इसका जन्म होता है। इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में यार 1508 में इसका जन्म होता है और 8 के पश्चात से इसका सारा सिस्टम जो है वो चलने लगता है। जैसे जैसे ही इसकी आयु बढ़ती है ये सारी चीजों को धीरे धीरे सीखता है। और कैसे सीखता है? इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जब बाबर का जिक्र किया था तो उसके पिता जो थे मिर्जा उमर से, वो फरगना क्षेत्र के हमारे कौन थे? सरदार थे। तो बाबर कैसे हमारा बुद्धिजीवी बना, बाबर कैसे युद्ध की रणनीतियों को सीखा, अपने दम पे कैसे मतलब उसने इन सारे क्षेत्रों को जीता, तो वो अपने पिता के साथ में हमेशा और हमेशा रहता था। जब भी उसके पिता कहीं पे अगर युद्ध वगैरह करते थे, किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करते थे या कहीं पे भी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने मतलब क्षेत्र में अगर संचालित करते थे तो बाबर उनके साथ हमेशा रहता था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते देखते उसकी बुद्धिजीविता इतनी विकसित हुई कि वो आगे चल के एक प्रकार से बोले तो एक वीर योद्धा के तौर पे या एक वीर बादशाह के तौर पे आगे चल के प्रसिद्धि होता है या सुप्रसिद्धि प्राप्त करता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारा हुमायूं भी था। हुमायूं की जो शिक्षा दीक्षा थी वो किसके मतलब संरक्षण में हुई? वो बाबर के संरक्षण में हुई। बाबर कहीं भी अगर जाता था उस समय यार ज्यादातर लोग मतलब उस तरीके की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि मतलब जो भी किताबी ज्ञान होता था उस संदर्भ में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। तवज्जो अगर दी जाती थी तो वो सैन्य अभ्यासों की तवज्जो दी जाती थी। युद्ध में किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, किस क्षेत्र में किस प्रकार का संघर्ष करना है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना है और कैसे संचालित करना है, इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा ज्यादा दी जाती थी। तो बाबर के संदर्भ में हुमायूं के संदर्भ में कुछ ऐसा ही था कि इसकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो बाबर के संरक्षण में हुई। बाबर जहां भी युद्ध करता था, संघर्ष करता था, वो हुमायूं को साथ में लेकर के जाता था।
हुमायूं को साथ में लेकर के जाता था। और फिलहाल में जब ये भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करता है या भारत के बाहरी क्षेत्र में आक्रमण करता है तो हुमायूं इनके साथ में ही होता है। और एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो भी हमारा ये इस समय राजतंत्र का दौर होता है तो राजतंत्र में एक खासियत होती थी। खासियत क्या होती थी? खासियत ये होती थी कि कोई भी अगर व्यक्ति है, जैसे राजा का पुत्र है, तो वो डायरेक्टली शासक या सुल्तान या बादशाह नहीं बनता था। उसके पहले उसको किसी क्षेत्र का, जो भी क्षेत्र उनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उनमें से किसी एक साम्राज्य के क्षेत्र में उसको या तो गवर्नर टाइप में घोषित कर दिया जाता था या एक प्रकार से बोले तो सूबेदार बना करके एक क्षेत्र उसको दे दिया जाता था, ताकि वो वहां से कुछ बहुत गुण सीख सके प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के संदर्भ में। तो कुछ गुण मतलब सीख जाते थे, कुछ बहुत उनको एक प्रकार से बोले तो एक्सपीरियंस टाइप में बोले ना, कि उनको कुछ बहुत एक्सपीरियंस टाइप में हो जाता था, तब उसके पश्चात में उनको सुल्तान या बादशाह घोषित किया जाता था पूरे मतलब साम्राज्य के लिए। तो इसी प्रकार की कुछ घटना होती है हुमायूं के संदर्भ में कि बाबर क्या करता है कि इसको मतलब एक क्षेत्र का, जो भी क्षेत्र उसने जीते थे उस क्षेत्र में से एक क्षेत्र था हमारा बदखसा का क्षेत्र, इसको भी याद रखिएगा। ये नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे। ये हुमायूं जो करता है, ये बदखसा क्षेत्र का पहले इसको सूबेदार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सूबेदार बनाया जाता है। और सूबेदार के पद पर रहते ही ये थोड़ा सा बाबर के साथ में युद्ध की नई नई रणनीति सीखता है, या युद्ध में ऐसे कौन कौन से गुण अपने अंदर उनको उतारने चाहिए, उन तमाम सारे गुणों को या उन तमाम सारी शिक्षाओं एवं दीक्षाओं को ग्रहण करता है। ठीक है। और फिलहाल में बाबर के जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे एक प्रकार से बोले उसके जीवन के जो महत्वपूर्ण हमारे संघर्ष थे, वो भारतीय क्षेत्र में 4 हमारे एक प्रकार से बोले तो युद्ध थे, जिनका जिक्र अभी मैंने इससे पहले किया। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। इन सारे युद्धों में कौन था? हुमायूं इनके साथ में था, जिससे कि काफी सारी रणनीति के तहत और काफी सारी चीजों को देखते हुए हुमायूं काफी ज्यादा अपनी स्वयं की बुद्धिजीविता विकसित कर लेता है। इसी कारणवश मैं इसको अगर अपने प्रॉपरली अपने बुद्धिजीविता से इसको प्रदर्शित करना चाहूं तो मैं इसको एक बुद्धिजीवी सुल्तान के तौर पे, यानी एक प्रकार से बोले तो एक बुद्धिजीवी बादशाह के तौर पे इसको मैं प्रदर्शित कर सकता हूं, या इसको मैं एक प्रकार से बोले इसका गुण बता सकता हूं। और एक प्रकार से इसको मैं चूतियापंथी वाला शासक भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बेवकूफ भी था। बेवकूफ इस कारणवश था कि ये थोड़ा सा बोले ना कि उदार किस्म का था। उदार से तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा भावनाओं में ज्यादा बहता था, यानी दयावान किस्म का था। तो बोले ना कि थोड़ा सा भावनाओं में बहता था, इसी कारणवश थोड़ा सा ये बेवकूफी कर जाता था। तो इसने जितने भी सारे युद्ध वगैरह किए उसमें इन्होंने संधि ज्यादा की, यानी समझौता वगैरह ये ज्यादा करता था और संघर्ष युद्ध वगैरह बहुत कम करता था। तो इसके हार का या इसकी सत्ता स्थापित ना कर पाने का, स्थायी सत्ता स्थापित ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण हमारा क्या था कि ये भावनाओं में बह जाता था। भावनाओं में बहने से तात्पर्य ये है कि ये संधि वगैरह ज्यादा करता था। किसी भी क्षेत्र में अगर आक्रमण करता था, जीत रहा होता था, तो ये क्या करता था कि संधि कर लेता था, यानी उस शासक को मारने से अच्छा है कि संधि कर ली जाए, उसका भी जीवन बचा रहेगा। तो ये थोड़ा सा इन्हीं मतलब उद्देश्यों के साथ में संघर्ष करता रहा और मेन कारण इनका यही था कि यह अपना स्थायित्व सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। बाबर भी स्थायित्व सत्ता स्थापित भारतीय क्षेत्र में नहीं कर पाया, केवल और केवल मुगलिया सल्तनत का मतलब एक प्रकार से बोले तो शुरुआत किया था, लेकिन पूर्ण रूप से स्थायी सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। और ये महाशय आते हैं हुमायूं,
तो ये भी मतलब अपने पिता से 4 कदम क्या ये थोड़ा सा भावनाओं में बहते थे, तो ये भी थोड़ा सा स्थायी सत्ता स्थापित नहीं कर पाते हैं। और एक कारण इनका ये था कि एक कारण इनके मतलब एक प्रकार से बोले तो मतलब क्या बोलते हैं कि एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो ये इनके स्थायित्व सत्ता को स्थापित ना कर पाने का एक कारण और भी था कि जो भी हमारा साम्राज्य था उसको ये बांट करके रख देता है, उसका जिक्र अभी हम करने वाले हैं फिलहाल में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा कि ये पहले हमारा सूबेदार होता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है और अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण करता है, युद्ध के क्षेत्र में सैन्य अभ्यास वगैरह करता है, जिससे कि इसकी स्वयं की बुद्धिजीविता आपस में क्या होती है, एक अच्छी खासी बुद्धिजीविता विकसित करता है, ठीक है। और अगर मैं बोलना चाहूं तो जब ये शासक बनता है, शासक कब बनता है, तो शासक बनता है 1530 में, 1508 में जन्म होता है, 8 के पश्चात में ये अपने पिता के साथ में ही रहता है, जिससे कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण होती है। और जैसे ही इसके पिता की मृत्यु होती है 1530 में, तो इसको मतलब एक प्रकार से बोले तो आई थिंक 21 दिसंबर वह तारीख है, 21 दिसंबर 1530, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। ये 1530 में ये डेट याद रखिएगा कि 21 दिसंबर 1530 मध्यकालीन इतिहास की ये वो तारीख है जिसमें हुमायूं का राज्य अभिषेक किया जाता है, ठीक है। और कहां पे किया जाता है, तो ये आगरा वाले क्षेत्र में, आगरा जो कि वर्तमान में यूपी का क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पे इसका क्या होता है कि राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, कब होता है, 1530 में, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से 1530 में इसका राज्याभिषेक होता है। और राज्य अभिषेक होने के पश्चात में इससे पहले जब ये अपने पिता के साथ में होता है, तो इसके पिता ने इससे एक ख्वाहिश जाहिर की थी अपनी, क्योंकि उसके कई सारे पुत्र थे, तो उसके लिए तो सारे समान थे, ठीक है। तो यार वो जानता था कि जो भी हमारे पुत्र हैं ये मेरे ना रहने के पश्चात में अपने साम्राज्य के संदर्भ में कभी भी आगे अग्रणी भविष्य में ये साम्राज्य के संदर्भ में आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो हुमायूं सबसे बड़ा था, तो उनकी नजर में हुमायूं जो था वो काफी ज्यादा बुद्धिजीवी था, ठीक है। तो इस संदर्भ में हुमायूं को उन्होंने उत्तराधिकारी चुना, और उत्तराधिकारी चुनने के पश्चात में हुमायूं से उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की। क्या ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश ये जाहिर की कि मेरे मृत्यु के पश्चात में तुम तो मेरे उत्तराधिकारी होगे ही, अर्थात तुम बादशाह बनोगे ये निश्चित है, या मैं ये घोषित करता हूं कि मेरे मृत्यु के पश्चात में इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का जो आने वाला बादशाह होगा वो कौन होगा, हुमायूं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब तुम एक प्रकार से बादशाह बन जाना तो अपने भाइयों को भी ध्यान देना, ना कहो मतलब काफी भी उनको भी थोड़ा सा मतलब जो भी साम्राज्य हम लोगों ने जीता है उनमें से कुछ साम्राज्यों के क्षेत्रों को अपने भाइयों में भी क्या कर देना, बांट देना, अर्थात कुछ क्षेत्रों को मतलब दे देना, जिससे कि वो भी क्या कर सके कि एक छोटे से क्षेत्र को लेकर के या जो भी क्षेत्र देना उन क्षेत्रों में वो अपनी सत्ता को स्थापित कर सके और एक अपने नए साम्राज्य के तौर पे, एक नए बादशाह के तौर पे वो भी अपना शासन स्थापित कर सके। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है, एक बात क्या क्या निकल के आ रही है कि इतिहासकारों का ऐसा मानना है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जैसे ही ये मतलब क्या करता है कि सत्ता का विभाजन करता है, यानी अपने भाइयों में जो है एक प्रकार से बोले साम्राज्य का विभाजन करता है, तो यार जाहिर सी बात है ना कि जो भी साम्राज्य है हमारा, या मतलब एक प्रकार से बोले जो भी क्षेत्र है हमारा,
पहले तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी में भी एकता होती है, समझिएगा थोड़ा सा, कि किसी में भी अगर एकता होती है तो किसी दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आपसे टकरा सके। आपसे टकराने से पहले वो क्या करेगा कि 4 बार सोचेगा वो कि आपसे हमने भिड़ना चाहिए कि नहीं भिड़ना चाहिए। लेकिन आप अगर एकजुट नहीं हैं तो उसमें जो बाहरी लोग होंगे फिर वो मजा मारते हैं, क्योंकि वो लोग जान जाते हैं कि इनके बीच में एकता नहीं है। तो कुछ यही होता है इनके साथ में कि जो भी सारा सिस्टम था, ये जैसे ही साम्राज्य का विभाजन होता है, साम्राज्य के विभाजन में अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं का जो क्षेत्र होता है, हुमायूं दिल्ली एवं आगरा वाले क्षेत्र में हुमायूं अपनी सत्ता स्थापित करता है। कामरान को काबुल एवं कांधार का क्षेत्र हुमायूं दे देता है। अस्करी को और इंदाल को, अस्करी को जो क्षेत्र देता है वो संभल वाला क्षेत्र दे दिया जाता है, और संभल के पश्चात में इंदाल को जो क्षेत्र देता है हुमायूं, वो मेवात वाला क्षेत्र हमारा दे देता है, जिससे कि इस पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का जो भी विस्तार था वो विखंडन की स्थिति में हो जाता है। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि जैसे ही इनका साम्राज्य विखंडित होता है, उसी संदर्भ में यार जाहिर सी बात है कि साम्राज्य अगर टूटेगा तो साम्राज्य के अंतर्गत जो भी सारा सिस्टम होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात पूर्णतः साम्राज्य कमजोर स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बट जाएंगी, हमारी सेनाएं बटेगी, हमारा क्षेत्रीय विस्तार बटेगा। क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ में काफी सारी गतिविधियां होंगी जो कि आपस में बट करके रह जाएंगी। इसी कारणवश ये हुमायूं का साम्राज्य हमारा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठा करके शेर खां, अर्थात जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसका आक्रमण होता है, और तभी ये बेचारा हारता है जाकर के, और उसके पश्चात में, हारने के पश्चात में ये दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है। कौन? हुमायूं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में अगर हम लोग और बात करना चाहें तो जो भी सारा सिस्टम होता है, जब इनको साम्राज्य विस्तरित करके दे दिया जाता है तो ये सारी चुनौतियां ही थी एक प्रकार से। जैसे वो शासक बनता है तो हुमायूं की ये सारी चुनौतियां ही थी कि वो किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करेगा, साम्राज्य को किस प्रकार से व्यवस्थित करेगा। और चुनौतियों में अगर और बात करें तो उसके पिता ने ये भी कहा था कि मेरे अन्य पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन कर देना, और मेरा व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्तित्व के साथ साथ में बाबर की जो विरासत थी वो किस प्रकार से बाबर की विरासत एक स्थायी रूप ले पाए। इन तमाम सारी चुनौतियों के साथ में हुमायूं क्या करता है, शासक बनता है, और शासक बनने के पश्चात में 1530 में इसका राज्य अभिषेक वगैरह हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसी में कि इसके संदर्भ में थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये कौन कौन से हमारे युद्ध वगैरह करता है। फिलहाल में युद्धों को जानने से पहले थोड़ा सा जिक्र ये करते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा था, इसके अर्थात हुमायूं का पूर्ण रूप से बोले तो व्यक्तित्व कैसा था, इसका जीवन कैसा था। मैंने पहले ही बोला कि ये थोड़ा सा उदार किस्म का था, यानी उदार से तात्पर्य ये है कि ये थोड़ा सा भावनाओं में ज्यादा बहता था, और ये काफी विद्वान भी था, काफी विद्वान भी था, यानी ये युद्ध में भी सक्षम था, युद्ध की रणनीति बनाने में भी सक्षम था, और काफी सारी चीजें थी शिक्षा के क्षेत्र में, ये काफी सारे सक्षम बादशाहों में इसकी गिनती की जाती है। इसी कारणवश इसका मतलब एक प्रकार से बोले तो इसका मतलब एक विश्वास था, किस पे? ज्योतिष विद्या पे ये ज्यादा विश्वास करता था। किस पे विश्वास करता था? ज्योतिष विद्या पे ये विश्वास करता था, अर्थात जो भी हमारे एक प्रकार से बोले ज्योतिष विद्या पर ये क्या करता था, ज्यादा विश्वास करता था। और इसी ज्योतिष विद्या के कारण वो क्या करता था कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो ये 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, और ऐसा भी इतिहासकारों के द्वारा माना जाता था कि ये एक बार जो कपड़े पहनता था दोबारा उसको नहीं पहनता था। तो ये ऐसा इतिहासकारों का मानना है
कि ये ज्योतिष विद्या पर इतना ज्यादा विश्वास करता था कि अगर ये इस प्रकार का कृत्य करता है रोज, यानी डेली डेली रोजमर्रा के जीवन में, यदि वो अपने कपड़ों को बदलता है हफ्ते के 7 दिन, तो इसका मानना ये था कि इसका भाग्य अच्छा होगा या इसका जो लक है वो आगे चल के काफी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होता है, इसका संपूर्ण जीवन दुर्भाग्यपूर्ण ही गुजरता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इस कारणवश बोल रहा हूं क्योंकि ये भी बेचारा अपनी स्थायी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता है और भागता रहता है। इस बीच में भी कई युद्ध होते हैं। 1530 से 1540 के मध्य में काफी सारे युद्ध करता है। उसके पश्चात में शेरशाह सूरी जब इससे युद्ध करता है तो ये परास्त हो जाता है और दिल्ली वाले क्षेत्र को छोड़ करके ये पश्चिमी प्रांत में अर्थात सिंध वाले क्षेत्र में ये चला जाता है भाग करके। और लास्ट में जब सूर्यवंश अर्थात शेरशाह सूरी वगैरह हमारे उनकी मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली वाले क्षेत्र में सूर्यवंश के हमारे कुछ वंशज बसते हैं जो कि सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं। इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठा करके या इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करता है कि ये पुनः यानी 1555 में ये पुनः भारतीय क्षेत्र में अर्थात दिल्ली वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और 1 साल के लिए अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है। फिलहाल में ये 1 साल तक रहता है। मुगलिया सल्तनत यहाँ से पुनः आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है या इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। फिलहाल में थोड़ा सा देखते हैं इसके युद्ध के संदर्भ में कि ये अपने जीवन के दौरान में ऐसे कौन कौन से युद्ध हैं और किसके किसके साथ में ये अपने संपूर्ण जीवन के दौरान में या अपने संपूर्ण शासन काल के दौरान में युद्ध करता है और किससे करता है, किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नजर डालते हैं इनके युद्धों के संदर्भ में। किसके युद्ध के संदर्भ में? हुमायूं के युद्ध के संदर्भ में। जब से वो शासक बनता है अर्थात 1530 के पश्चात में, यानी कुल मिलाकर के 10 वर्षों के शासन काल के अंतर्गत वो कौन कौन से युद्ध करता है और बीच में 15 साल के लिए वो चला जाता है भाग करके, अर्थात उसको मार के भगा दिया जाता है और पुनः 1 साल के लिए फिर से आता है तो फिर से युद्ध वगैरह करके अपनी सत्ता को स्थापित कर लेता है। ठीक है, देखते हैं इसी में युद्धों के संदर्भ में क्या करते हैं, यानी देखते हैं हुमायूं के जो भी हमारे प्रमुख संघर्ष रहे किसके संदर्भ में, भारतीय क्षेत्र में जो भी उसके संघर्ष रहे उसका जिक्र हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिलहाल में देखते हैं युद्धों के संदर्भ में। युद्धों में अगर मैं जिक्र करूं तो इसका जो पहला युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है? हुमायूं के पश्चात में इसका पहला जो युद्ध होता है वो कलिंजर के किले पे होता है। नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो और अच्छी बात है। यहां से हम रूबरू होते हैं कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध हमारे लड़े गए। ठीक है, देखते हैं इसी में। पहला जो युद्ध होता है वो कलिंजर के किले पर होता है, या एक प्रकार से बोले इसको हम कलिंजर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध भी हमने याद रखना है। उसके पश्चात में आता है दोहरिया का युद्ध। क्या आता है कि इसी में हम जिक्र करेंगे दोहरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये भी हुमायूं के द्वारा एक लड़ा गया प्रमुख युद्ध था हमारा, जो कि भारतीय क्षेत्र में हमारा लड़ा गया था। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में दोहरिया के पश्चात में अगर जिक्र करें तो आता है हमारा एक प्रकार से बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह से संघर्ष होता है इसका, जो कि या युद्ध होता है इसका बहादुर शाह से। उसके पश्चात में और जो इसके जीवन के और जो युद्ध थे भारतीय क्षेत्र में, वो था एक युद्ध और था जिसको हम लोग चुनारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। तो एक किले पर आक्रमण ये और करता है
या चुनारगढ़ के आक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। चुनारगढ़ के किले पर क्या होता है, आक्रमण के नाम से जानते हैं या युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड चुनारगढ़ के पश्चात में, इसके पश्चात में और जो हमारा आता है वो चुनारगढ़ के पश्चात में आता है हमारा चौसा का युद्ध आता है। चुनारगढ़ के पश्चात में क्या आता है, चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। जो भी नाम सुना होगा तो फिर से बोल रहा हूं अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो और अच्छी बात है। चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में, चौसा के पश्चात में एक युद्ध हमारा और होता है। इसी 1530 से 40 के मध्य में एक युद्ध और होता है जिसको हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कन्नौज का युद्ध था, जो कि काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। एंड इसके पश्चात में इसका लास्ट एक युद्ध होता है जो कि 1555 से 1556 के मध्य में होता है, जिसको हम लोग मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये मच्छीवाड़ा के क्षेत्र में होता है, जो कि मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस कन्नौज के युद्ध को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलग्राम के नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा कि बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। इसी को कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं एंड इसी को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो हुमायूं के द्वारा जो भी हमारे भारतीय क्षेत्र में युद्ध लड़े गए वो हमारे ये युद्ध थे, जो कि पहला युद्ध जो था हमारा वो था कलिंजर के किले पर, जिसको हम लोग कलिंजर के युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा था धोरिया का युद्ध। तीसरा था बहादुर शाह के साथ में संघर्ष हुआ था। ये बहादुर शाह कहां से आता है, तो यार ये जो हमारा बहादुर शाह होता है ये हमारा इस समय गुजरात वाले क्षेत्र में शासन कर रहा होता है। ठीक है, बहादुर शाह, तो ये बहादुर शाह के साथ में भी संघर्ष करना आवश्यक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हुमायूं को अपनी स्थायित्व सत्ता को भारतीय क्षेत्र में स्थापित करनी है, क्योंकि बाबर के द्वारा भी मुगलिया सल्तनत स्थापित की गई थी भारतीय क्षेत्र में, लेकिन पूर्ण रूप से वो हमेशा और हमेशा के लिए स्थायी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं भी यार अपने घर को छोड़ करके कहीं भी बाहर अगर रहते हैं तो रेंट पे रहते हैं, हमेशा स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। ये हमें पता है कि हम अपने यहाँ नहीं है तो हमारा अभी स्थायित्व तो नहीं है, जिस कारणवश हमको अपनी एक स्थायित्व जीवन का अगर मतलब चुनाव करना है तो हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमको कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को एक स्थायित्व रूप प्रदान करना पड़ेगा, बाहरी जहां जिस भी क्षेत्र में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से वही कंडीशन बनती है कि बहादुर शाह गुजरात वाले क्षेत्र में और जो भी हमारा इस समय अभी महमूद लोधी वगैरह भी होते हैं, तो ये काफी हमारे ये जो विरोधी थे हुमायूं के, ये काफी ज्यादा हमारे क्या थे कि मजबूत थे। तो इनको हराना हुमायूं के लिए काफी ज्यादा आवश्यक था। अगर वो इनको परास्त कर देता है, पराजित कर देता है, तो यार फिर मुगलिया सल्तनत हमारी क्या होती है, स्थापित हो जाती है। तो फिलहाल में उसका जिक्र हम बहादुर शाह के संघर्ष के समय में करने वाले हैं। चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण करता है, उसके पश्चात में चौसा का युद्ध होता है। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था, काफी महत्वपूर्ण युद्ध था हुमायूं का, जिसको हम लोग चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और हुमायूं के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण या युद्ध और था, जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे युद्ध हमारे जो होते हैं ये 1530 से 1540 के मध्य में होते हैं
और इसके पश्चात में शेर शाह सूरी से जब आक्रमण होता है तो वो इन्हीं युद्ध में होता है। उसके पश्चात में मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है ये हमारा 55 से 56 के मध्य में होता है। और फिलहाल में लास्ट में ऐसा बोला जाता है कि इसकी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो अभी हम मृत्यु तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सोगटे बनाना पड़ेगा, 2 मिनट का मौन धारण करना पड़ेगा, किसी कारणवश अभी हम मृत्यु तक नहीं पहुंचेंगे। काफी सारी चीजों का जिक्र अभी हम और करने वाले हैं। बात करते हैं इसमें सर्वप्रथम जो उसने युद्ध किया भारतीय क्षेत्र में, वो किया कलिंजर का युद्ध। देखते हैं इसी में कि ये युद्ध कैसा था और किसके मध्य में होता है, उन तमाम सारी बातों का जिक्र हम करने वाले हैं। तो नजर डालते हैं हुमायूं के जीवन में सबसे पहला युद्ध जो था वो था कलिंजर का युद्ध। ठीक है, जो युद्ध होता है ये किसके मध्य में होता है, तो ये होता है हमारा कलिंजर के किले पर। जो भी हमारा आक्रमण होता है कलिंजर वाले क्षेत्र में, ये हमारा होता है हुमायूं। याद रखिएगा, हुमायूं एवं एक शासक था जो उस समय कलिंजर वाले क्षेत्र में या कलिंजर के किले पर जिसका शासन था वो कौन था, तो वो था हमारा प्रताप रुद्रदेव। इस पूरे के पूरे कलिंजर वाले क्षेत्र में इनकी सत्ता स्थापित थी, जो कि किसका क्या नाम था कि प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव के नाम से जानते हैं। ये हमारे शासन कर रहे थे या इस किले का संरक्षण कर रहे थे या इस किले का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? कलिंजर के युद्ध किसके किसके मध्य में होता है? हुमायूं एवं प्रताप रुद्रदेव के नेतृत्व में होता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये प्रताप रुद्रदेव जो है, इनकी मित्रता एक प्रकार से अफगानों के साथ में ज्यादा थी। अब अफगान कौन था और इस समय क्या अफगान बचे हुए थे भारतीय क्षेत्र में? तो बिल्कुल बचे हुए थे, क्योंकि जो भी हमारे घाघरा का युद्ध होता है बाबर के द्वारा, जो कि 1529 में होता है, तो उस घाघरा के युद्ध में परास्त तो किया था महमूद लोधी को, लेकिन उसको जीवित मतलब छोड़ दिया गया था, मारा नहीं गया था। तो जिससे कि क्या होता है कि ये प्रताप रुद्रदेव की मित्रता एक प्रकार से बोले तो महमूद लोधी के साथ में थी, जो कि एक प्रकार से अफगान था। क्या था कि अफगान था, इसको भी याद रखिएगा। और इसी कारणवश इनकी मित्रता या इनकी संधि अफगानों के साथ में थी। इसी कारणवश हुमायूं के नजर में ये कलिंजर का किला इनकी नजर में चढ़ा हुआ था, या प्रताप रुद्रदेव इनकी नजर में इसी कारणवश खटक रहे थे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये फाइनली कलिंजर के किले पर आक्रमण करते हैं और कलिंजर के किले को पूर्णतः क्या करते हैं, एक रणनीति के तहत ये पूरे के पूरे कलिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या करते हैं? चारों तरफ से घेर लेते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो ज्यादातर अपने जो किले या उनकी जो सत्ता स्थापित होती थी या जो किले का निर्माण करवाते थे वो नदियों के किनारे ज्यादा करवाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि एक छोर तो कम से कम बचेगा कि किसी एक तरफ से युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, तो इसी कारणवश जो भी हमारे पहले के जो राजा थे या जो सुल्तान थे वो नदियों के किनारे उनके किले ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। किस कारणवश? क्योंकि उनको पता था कि जो भी क्षेत्र हमारी भूमि की तरफ से होगी, इधर से तो आक्रमण हो सकता है, लेकिन हमारा इस जलीय वाले क्षेत्र से आक्रमण होने की सुविधा या तनिक भी हमारा एक प्रकार से बोले तो कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चारों तरफ से इनके किले को घेर लिया गया। प्रताप रुद्रदेव को पता चल गया कि अब हम हुमायूं से जीतने वाले नहीं हैं, तो प्रताप रुद्रदेव सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि हम अपनी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं, हम आपसे हार गए, हम ये मान लिया कि हम आपसे हार गए हैं। ठीक है, और हुमायूं काफी खुश होता है यार कि बिना युद्ध लड़े बंदा सरेंडर कर रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। हुमायूं ने निर्णय लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि राजा साहब ने स्वयं ही क्या कर दिया,
सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के पश्चात में क्या हुआ कि इनको काफी सारे जो भी इनके युद्ध के पश्चात में जो भी धन खर्च हुआ या जो भी हमारी इनकी क्षति हुई थी सेनाओं के प्रति या किसी अन्य चीजों की, तो प्रताप रुद्रदेव ने उनकी भरपाई की। काफी सारा पैसा दिया गया, काफी सारे धन वगैरह दिए गए, काफी सारी संपत्ति दी गई, क्योंकि अधीनता स्वीकार कर ली गई है। ठीक है, अब ये इनके अधीन हो गए तो क्या हुआ कि कलिंजर के किले के जो भी शासक थे ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और इसके पश्चात में हुमायूं से कहते हैं कि हम आपसे संधि करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है हुमायूं की। ये जितने भी आक्रमण करता है इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी यही होती है कि ये कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनमें ये मतलब पूर्णतः युद्ध करता है। बाकी इसके जीवन के ज्यादातर हमारे ऐसे युद्ध थे जिनमें ये हमेशा और हमेशा क्या करता है, संधि करता है, अर्थात समझौता करता है। और समझौता करने के पश्चात में वही शासक बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकता है। तो इसके पास में इतना दिमाग नहीं था कि अगर एक बार किसी से दुश्मनी ले रहे हो तो यार फिर दुश्मनी लो ही अच्छे से, या तो आप रहोगे या हम रहेंगे। अगर दुश्मनी ले ही लिया तो शत्रुता अगर ली ही है तो अच्छे से ली जाए, वरना शत्रुता की मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो शत्रुता में थोड़ा सा मित्रता का भाव रखना ये इसकी बेवकूफी थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये क्या करता है कि ये हमारा संधि कर लेता है और इस संधि से ये भी खुश होते हैं और हुमायूं तो काफी खुश होता है। ठीक है, जिसके पश्चात में प्रताप रुद्रदेव ये सरेंडर वगैरह कर देते हैं। तो यहीं पे इनको हुमायूं को क्या कर दिया जाता है, हुमायूं को जब संपत्ति वगैरह दे दी जाती है तो हुमायूं कलिंजर के किले को छोड़ करके पुनः अपने क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कलिंजर वाला क्षेत्र जो था ये भी इसके अधीन हो गया, अर्थात अब पूरा का पूरा कलिंजर का जो भी क्षेत्र था वो हुमायूं के अंतर्गत आ गया, अर्थात प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्लास में जो भी सारे युद्ध होंगे उन तमाम सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हुमायूं का व्यक्तित्व अगर तनिक भी रुचिकर लगता है तो लाइक करना बनता है वो। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।